So let's start with understanding of a simple equation. Whenever we are saying simple equation, we primarily mean it's a linear equation, right? We are basically talking about a linear equation here. So whenever we study a simple equation, there are certain things that we need to know beforehand. Like, there are certain things which are known as constants. What are constants? Let's say there's something known as a constant. Constant का मतलब होता है जिसकी value change नहीं होती है. For example, 2, 3, 7. No matter where you write this design, the value of this design will only be 2. No matter where you write this design, it is always 3. And if it is to be represented in variable, we use A, B, C. These are the things that are used for constants. Then there is something known as a variable. There is something known as a variable. Variable is something whose values will change depending on the circumstances. अलग अलग circumstances में उसकी अलग अलग value हो जाएगी. उसको हम कैसे use करते हैं? X, Y, Z ऐसे. इसको हम variables बोलते हैं. A product of a constant and variable. अगर हम product ले लें, किसका product ले लें? Constant का and variable का. जैसे कि 2 constant है, x variable, 2x या जनरली हम ax, by. इस टाइप से प्रोडक्ट अगर हम ले लेते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं टर्म. ये मेरा क्या कहलाता है? टर्म. इसको हम टर्म्स बोलते हैं. ठीक है ना. व्हेनेवर वी हैव 2 और मोर टर्म्स, मान लेते हैं हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं. Let's say we are having a term like this, we are having a term like this, we are having 2 or more terms. If they are connected by some mathematical operator, now there are 4 basic mathematical operations we know, that is addition, subtraction, multiplication and division. Apart from that, whatever operators we are having, we call it as a binary operations, या हम उसको user defined operator के नाम से जानते हैं. ये भी हम हमारे पहली बुक का आखिरी टॉपिक है ये. But if it's connected by some basic mathematical operator, such a representation, right, such a representation जो कनेक्टेड हो, 3 भी हो सकता है. तो एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है, मान लो +4z कर दिया, सो इट इज आल्सो नोन एज एक्सप्रेशन. इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन है. नाउ व्हेन दिस एक्सप्रेशन, दैट मींस दिस एक्सप्रेशन 2x + 3y इज इक्वेटेड, राइट, टू अ टर्म और ए कांस्टेंट. टर्म से भी हो सकता है, मान लो 3z कर दिया, या किसी कांस्टेंट से भी कर दिया. मान लेते हैं ये 2x + 3y = 4. नाउ सच अ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज इक्वेशन. ये वर्ड इक्वेशन कहां से आता है? ये वर्ड इक्वेशन आता है इक्वालिटी से, यानी कि दोनों चीजें बराबर हैं. तराजू होता है, इधर और इधर अगर बराबर हो जाए तो हम उसको इक्वेशन के नाम से जानते हैं. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक एलिमेंटरी थिंग दैट वी नो, दैट इज देयर इज अ कांस्टेंट, देयर इज अ वेरिएबल, एंड अ प्रोडक्ट ऑफ अ टर्म एंड a constant and a variable is known as term, and 2 or more terms put together would be expression. When they're equated to some constant, they become equation, right? So that is how you understand equation. Now when we are using the word linear, what is the meaning of linear? Linear का मतलब होता है straight. So linear actually means straight. तो हम बोलते हैं linear equation. तो linear का एक और मतलब होता है, linear का मतलब होता है straight line. तो स्ट्रेट यानी जिसको बोलते हैं लीनियर है, इज मूविंग लीनियरली, है सीधा चल रहा है, लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है. तो अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन स्टेट का क्या मतलब है? इक्वेशन स्टेट का मतलब है अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं. तो मैं आपको एक मतलब ऑफ कोर्स ग्राफ बनाना, हम चैप्टर भी अपने पास ग्राफ्स का, बट स्टिल आई एम श्योर वी रियली अंडरस्टैंड सम बेसिक आइडिया ऑफ ग्राफ्स, तो हमें पता ही होगा. मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं. पहले एक बार मान लेते हैं ये बनाते हैं. द लाइन विच इज पैरेलल टू ग्राउंड, राइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड, इज नोन एज एक्स एक्सिस. इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस. द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज नोन एज वाई एक्सिस. The point of intersection of these 2 points are known as origin, yani this point is 0, 0. It is represented like this. Now, what is x-axis primarily? X-axis is a number line, right? So let us say on a number line, this is 1, this is origin, obviously. This is, let's say 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, so on and so forth. It will go to infinity. On the left hand side, you will have -1, you will have -2, you will have -3, you will have -4, -5. So basically, this is a representation of number line where you have, this is an origin, right? Now, x-axis. The vertical is also a number line. It is just that it is rotated in,
anti-clockwise direction at 90 degree. So this becomes 1, this becomes 2, this becomes 3, this becomes 4, so on and so forth. And here on the lower side, it becomes -1, it becomes -2, it becomes -3, it becomes -4, so on and so forth, right? So this is what we call as axis. It helps us to divide a plane into 4 parts, right? So it is also known as quadrants. ये वाला पहला quadrant है, ये मेरा second quadrant है, ये मेरा third quadrant है, ये मेरा fourth quadrant है. Now there is something known as coordinates. Of course, we also have entire topic on coordinate geometry, but just to ensure that you've understood what is a linear equation, why we are saying linear equation, we'll try to understand the most basic equation of lines or most basic lines, and that is why I'm trying to tell you. Now we have always, if you remember in school, any point, let us say यहाँ पे P2, 3, किसी भी point को 2 वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता था. पॉइंट मान लो P है, इसको हम X और Y बोलते थे. द फर्स्ट वैल्यू वाज नोन एज, इसको क्या बोलते थे जो पहली वाली वैल्यू होती थी? मान लेते हैं X1 Y1 है, तो इसको क्या बोलते थे? एनीबॉडी? एब्सिसा. यस, एब्सिसा. और या तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलते थे, ऑर्डिनेट, या एब्सिसा. और इसको क्या बोलते थे? या तो वाई कोऑर्डिनेट बोलते थे और या ऑर्डिनेट बोलते थे. यही बात थी, ठीक है? तो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा या ऑर्डिनेट, ये नोमेनक्लेचर है, बस नाम है. मैं ये समझना चाहता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है. इफ आई से दिस पॉइंट 2, 3, ये इस ग्राफ में नहीं है. अगर ये पॉइंट 2, 3 मुझे आइडेंटिफाई करना है तो कहां आइडेंटिफाई होएगा ये पॉइंट? 2 यूनिट ऐसे और 3 यूनिट ऐसे, यानी 2 एक्स वाली लाइन पे और 3 वाई वाली लाइन पे. सो दिस पॉइंट इज लेट्स से P2, 3. This is 2, 3. Now, what do you really mean by this 2? What is this 2? जिसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये है क्या x कोऑर्डिनेट? X coordinate is the distance of the point from y axis. क्या हो रहा है? Now you see, this is, let us say, these are 2 units, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 यूनिट्स है. तो अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 ही नजर आएगा, ये भी 2 ही नजर आएगा, ये 2 है. और ये जो हाइट है यहां से यहां तक की, अगर यहां से यहां तक की हाइट 3 है तो ये वाली हाइट भी 3 नजर आएगी. सो व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? X coordinate is the distance of the point from y axis. What is x coordinate? X coordinate is the distance of the point from y axis. And what is y coordinate? It is the distance of the point from x axis. तो समझ में आ रहा है? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं एक पॉइंट है और एक लाइन है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन, दिस इज अ पॉइंट. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द line from the point, or what is the distance of the point from the line? So which distance do we consider? क्या ये distance है, क्या ये distance है, क्या ये distance है, कौन सा distance लेते हैं हम हमेशा shortest distance लेते हैं. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन. सो इफ दिस लाइन इज y axis, what is the distance of point from P from y axis? It is 2 unit. What is the distance of the point from x axis? It is 3 units. So what is x coordinate? You need to understand x coordinate is the distance of the point from y axis. X coordinate क्या होता है? Is the distance from y axis. And what is y coordinate?
is the distance from x axis. उल्टा चलता है, समझ में आ रहा है? ये जो दूरी है, ये y एक्सिस से जो दूरी है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, x एक्सिस से जो दूरी है उसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आती है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ऑन अ स्केल, ऑन अ ग्राफ? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, किसी टाइप की? नो, ओके। सो लेट मी आस्क यू दिस, व्हाट इज दिस पॉइंट? इसका वैल्यू क्या बनेगी? x से कितनी दूरी पे? 1। y से, मतलब y से कितनी दूरी पे? 1। x से कितनी दूरी पे? 1। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा मेरा? 1,1। तो पॉइंट मेरा बन जाएगा 1,1। वेरी गुड। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? y से कितनी दूरी पे है? 2 यूनिट की दूरी पे। x से कितनी दूरी पे है? 1 यूनिट की, तो ये 2। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? 3,1। वेरी गुड। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? 4,5,1। ऐसे बनता जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? ये वाला क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? Now, if I join this line, if I join all these points, I will get a straight line. I'll get a straight line. है ना? Very good. I'll get a straight line. In this straight line, if you look at y coordinates, they are fixed. On this straight line, I can say y is equal to 1. क्या मैं बोल सकता हूं y is equal to 1? ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता तो ये क्या बनता? 1 - 3। ये क्या बनता? 2 - 3। ये क्या बनता? 3 - 3। So if I were to take this line, इसमें क्या था? y is equal to -3। ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है आपको, कैन आई से दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस? Yes, sir. Okay. Now, if you look at this point, this is at a distance of 1 unit. x एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 0, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर ही है। y x एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 0, 0, 0, 0। तो ये पॉइंट एक्चुअली हम 1 लिखते हैं, लेकिन 1 0 है। इसका मतलब है इसमें क्या है? y is equal to 0। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ x axis is y is equal to 0। दूसरा, इसका क्या मतलब है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis is y is equal to k, where k is a constant। जैसे y is equal to 1, y is equal to -3, ये आ गया। These are the simplest line equations that we have in maths। ये सिंपलेस्ट लाइन इक्वेशन है। सबसे सिंपल लाइन कौन सी होती है? वो होती है x एक्सिस। उसकी इक्वेशन क्या है? y is equal to 0। जो लाइन x एक्सिस के या तो ऊपर है या नीचे है, इसका मतलब है वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है? y is equal to k। मतलब मान लो 1 यूनिट ऊपर है तो y is equal to 1, 4 यूनिट ऊपर है तो y is equal to 4, 3 यूनिट नीचे है तो y is equal to -3। इस टाइप से इक्वेशन बनती है। एंड दैट इज हाउ यू गेट द वैल्यूज। सो दीज आर द सिंपलेस्ट इक्वेशंस। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू गाइस? यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now Yes, let sir. us very good. Now let's just look at some more point. Now we know that this is 5 0. We know that this point is 5 1. What is this point? 5 2. What is this point? 5 3. What is this point? 5 4. What will be this point?
This is 5 minus 1. What is this point? 5 minus 2, so on and so forth. Now, if I were to join this line, I would get this line. Now, what do you see? What is constant? X is equal to 5 is constant, because it is, this line is at a distance of 5 units from y-axis. You know, x coordinate क्या था? Distance of the point from y-axis. So the equation of this line is y is equal to 5. By the same logic, if I were to draw this line would have an equation of x is equal to minus 2. Now, if you look at y-axis, this is 0, 0. What is this point? 0, 1. What is this point? 0, 2. What is this point? 0, 3. What is this point? 0, 4. So on y-axis, we have x is equal to 0. That means equation of y-axis is x is equal to 0, and equation of line parallel to y-axis is x is equal to k, where k is a constant value. पॉजिटिव होगा मतलब यहां से 5 यूनिट की दूरी पे है, x is equal to 5. ये -2 लेफ्ट हैंड साइड में है 2 यूनिट की दूरी पे, तो x is equal to -2. तो हमने ये समझा कि चूंकि हम लाइन इक्वेशन या सिंपल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो सिंपलेस्ट इक्वेशन होती है वो होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, बिकॉज एक्स एक्सिस इज अ लाइन, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y is equal to 0. The equation of y axis is x is equal to 0. The equation of line which is parallel to x axis is y is equal to k. Equation of line which is parallel to y axis is x is equal to k. ये हमारी सबसे सिंपल इक्वेशंस होती हैं. आई होप आई एम क्लियर इन दिस सेंस कि भाई ये बेसिक आइडिया हमें समझ में आता है. यस सर. हाँ जी सर. ठीक है. यस सर. ओके. नाउ कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल इक्वेशन जो मैंने शुरू में लिखी थी, 2x + 3y = 4. इसका क्या मतलब है? ऑफ कोर्स ये वाली चीजें हमें बाद में भी काम में आएंगी, जब हम लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तो भी हमके काम में आएगी, और जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो भी हमें ये एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम अपने क्वेश्चंस को बेटर हैंडल कर सकेंगे. बट फिलहाल हम एक बार लीनियर इक्वेशंस पे ही रुकते हैं और वहां से हम समझने की कोशिश करते हैं. सो माय क्वेश्चन वाज, लेट अस से 2x + 3y = 4. Now, if I were to ask you, can we solve this equation, right? What is the meaning of solving of equation? Finding the value of Getting- x and y. Very good. So, solving means finding the value of x and y such that it satisfies the equation, right? मतलब वो x और y कैसा होना चाहिए? वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. ये सेटिस्फाई कराने का क्या मतलब है? Sir, left hand side is equal to right hand side. Very good. So when you substitute the value of x and y, LHS becomes is equal to RHS. Now, if that is the case, can I not say that I know the answer without even solving? For example, I can say x is equal to 0, y is equal to 4/3. This is a solution. You can put this solution in this equation and you will find that LHS is equal to RHS. Can we say something like this? Yes sir. So why do we say that if there's a linear equation in 2 variable, we are required to have 2 equations? Because it has infinite solutions. Very good. Because in this case, we are assuming that x is equal to 0. So you may want to say, sir, let me assume x is equal to 1. If you assume x is equal to 1, you get y is equal to 2/3. You substitute this value, x को 1 put करोगे 2 और यहाँ पे 2/3, LHS is equal to RHS आ जाएगा. आप ये भी कहते हो सर मैं ये assume कर लेता हूँ, x की वैल्यू 2 assume कर लेता हूँ. If I assume x is equal to 2, y is equal to 0, and I can keep on assuming, and I'll get how many answers? I will get infinite answers. So whenever somebody says that we are looking to solve a linear equation, we are basically searching for points which will satisfy this equation. But those points must be a unique point. That means we are looking for one and only one values of x and y which will satisfy this condition. But in this particular case, you will not be able to find out an answer. So why are we having infinite answers to this question? Is because this graph for all practical purposes is a straight line.
let's say this is 0, this is 1, this is 2, 3, 4. What is 0, 4 by 3? X0, Y 4 by 3. 4 by 3 is 1 point. ये point यहाँ आना चाहिए. What is 2, 0? ये point यहाँ आना चाहिए. So if I have 2 points, I can always draw a straight line which passes through these 2 points. Now, this is a line which is representing my equation 2x plus 3y is equal to 4. ये इसको represent कर रहा है. Now, how many points are there on this line? Now, this can actually go to infinity. ये यहाँ से infinity जाएगा, ये ऊपर से infinity जाएगा, कहीं पे भी, मतलब ठीक है. This arrow indicates that it is going to infinity. Now, how many points are there on this straight line? Infinite points. बिल्कुल से infinite points. Now, all these infinite points will satisfy my this equation. That is the basic meaning. Right. Let's say I give you this question. 2x minus 4 is equal to 0. Can you solve this question? This is known as a linear equation in one variable. So how do you solve a linear equation in one variable? You solve by isolating the value of x. You solve by isolating the value. What do you mean by isolation of value? I'm sure you know these basic rules, but I'm still telling you, if there is something on the LHS, you take it on the right hand side, so negative will become positive. Had it been 2x plus 4 is equal to 0, you would have taken on the right hand side, it would become minus. So change karoge to minus plus ho jayega. Similarly, now when something is being multiplied on LHS, when you shift it to RHS, yahan pe 2 multiply ho raha hai, to yahan pe ye divide ho jayega. Let us say we have something like x by 2 is equal to 4, something which is being multiplied on the left hand side, when you take on the right hand side, it gets multiplied, so it becomes 2 into 4, right? I'm sure you know this, right? Ye left positive negative होगा, negative positive हो जाएगा, multiply divide होगा, divide multiply होगा. So we are able to get x is equal to 2, and we are able to solve x is equal to 2. Now what is x is equal to 2? This is a straight line. What is a straight line? It is a line which is parallel to y axis and it is at a distance of 2. अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो एक ऐसी parallel line बन जाएगी. What is this? It is a line which is parallel to y axis at a distance of 2 units, right? So that is why we say it's a single equation, single variable, we are able to solve an answer. Now, in this case, we are having 2 equations, 2 variables. Let's say one equation, one variable we cannot solve, but we know the meaning of this. The meaning is that all the points which lie on this line will satisfy my equation. Now, let us say I was supposed to give you some other value. Let's say, let's say 3x minus 8y is equal to 3, for example. So this is my first equation, let's say. This is my first equation. And let's say this is my second equation. And I want you to solve these two. So the question is solve. What do you need to solve? Solve 2x plus 3y is equal to 4 and solve 3x minus 8y is equal to 3. So how do you really solve it? Now, one way of understanding it is we have already made this line, right? Now, if I were to plot an equation of this line, I would take x and y. If I were to take x as 0, I would y as 3 by 8, which is minus 3 by 8. If I were to take y is equal to 0, I would get x is equal to 1. Now, x is equal to 1, y is equal to 0 will give me this line. X is equal to 0, y is equal to minus 3 by 8 is like some value like this 0.3 kinds. Now, if I were to draw a line passing through these 2 points, utni achhi nahi ban rahi hai, but I end up getting, this point of intersection. Now, this point of intersection tells me that, x is equal to something like 1.2, 1.3 and y is equal to less than half. So this is the solution that I am having. Of course, we don't have to draw a graph in the examination to solve this kind of equations, but then we would be needing this knowledge and help if the question were to be asked 2x plus 3y is greater than or equal to 4 and 3x minus 8y is less than 3, for example, and I'm required to find out an answer. So this will come into picture
the moment we come down to inequality. But why I'm teaching you here, because I want you to understand that when we say solve an equation, so basically what we are searching for point of intersection represented by the two straight lines which are formed by the given equations. तो जो मेरी दोनों इक्वेशंस दी गई हैं, अगर हम उनकी लाइनिंग की प्लॉट करें, ग्राफ का प्लॉट करें, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी गिवन एज माय सॉल्यूशन. याद होगा अगर आपको 10th क्लास में ये कोर्स क्वेश्चन आया करता था, सॉल्व यूजिंग ग्राफिकल मेथड, और हम इसको यूज करके सॉल्व करते थे. ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनी सच लिमिटेशन इन competitive exams, because there we are only interested in finding out an answer, so no matter what we do. So let me teach you a couple of methods of solving two linear equations. The most common method and most popular method and useful method as well is what? Equating coefficients. So how do you equate coefficients? यहाँ पे कोफिशिएंट x का 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, तो इक्वेट करने के लिए आई कैन मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन ऑन बोथ द साइड्स by 3 without changing my equation, and I can multiply this by 2 without changing my equation. So this will become 6x plus 9y is equal to 12, and this will become 6x minus 16y is equal to 6. So when I subtract, I add, this becomes 25y is equal to 6. So y is equal to 6 upon 25, जो यहाँ पे बहुत छोटी सी वैल्यू हमारे पास मिल रही है. Now when you put this value in any of these equations, so I have 2x plus 3 into y can be taken as 6 upon 25 is equal to 4. So I have 2x is equal to 4 minus 18 by 24, which is, sorry, 25. Yeah. Which is 100 minus 18, which is 82 upon 25. So x is equal to 41 upon 25, which is 1.8 kinds. You get this 1.8 तो नहीं, 1.6 से ज्यादा आएगा, 6 या 7 के आसपास आएगा. So if you look carefully, x is more than 1, you know, somewhere here, you know, 1.5, 1.6, and y is equal somewhere here. Now, so that's how you get x and y. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 41 by 25 और y की वैल्यू है 6 by 25, and you will say this is your answer, right? So this is one of the ways of solving that we say using equating coefficient method. No big deal, everybody knows about it. You may use another method which is known as a substitution method. ये हमारा कौन सा method था? ये हमारा था, मान लो, equating दूसरा हम यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा ऑफ कोर्स ग्राफिकल तो है. सब्स्टिट्यूशन में हम क्या कर सकते हैं? वन ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल and substituted in the first equation. Say for example, I may want to write y as, let us say मैं यहाँ y लिख सकता हूँ 3x minus 3y. Oh, sorry. I can write as 3x minus 3 upon 8. This is my y. I can substitute this value here. So 2x plus 3 into, you know, 3x minus 3 upon 8 is equal to 4. And I may want to solve this as, you know, plus 9 by 8 into x minus 1 is equal to 4. And of course, you can expand and, you know, one variable, one equation, and I'm sure you can handle this. So what I'm trying to suggest by giving you this, that solving of linear equations will not be a problem in the exam. What is going to be the problem? The problem is going to be our ability to frame this equation. तो क्या हम इस equation को frame कर सकते हैं? That will be the challenge. Of course, if at all examiner is expecting us to solve a question, it won't be this easy. जो मैंने आपको example लिया, of course ये समझाने के लिए इसलिए easy है. So there will be some sort of problem which is there in solving equation. I'll give you what are the kind of questions CAT asks you, you know, but then this forms the elementary understanding of solving of equations. Now, if at all, luckily, if you are lucky enough for some any other examination other than IIMS, you are given a question and asked to solve an equation. What do you think would be the ideal method or best method of solving? Graphical, substitution, elimination?
Yes. Elimination, sir. Elimination. Okay. Anybody else? Any other opinions? The best way to solve? The best way to really solve would be go by options. Specifically, when we are talking about linear equations and quadratic equations, if at all options of x and y are given in the options, it does make sense for us that we put the value in equations and try to solve it. Unless, of course, the equation is very easy where you can almost, see the answer. Other than that, if you have options, now if it's a theta question where you have to type an answer, of course you need to solve it. But if you have these 4 options, 5 options given to you, then it makes sense that you substitute the values of x and y in the equation and see which value satisfies. That's the first thing you have to do it, and after that you got to follow this method. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही करना है हमने. आया समझ में क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let me give you a question and ask the answer to this question. जिसका आ जाएगा वो मेरे को डायरेक्ट मैसेजिंग कर देंगे चैट के अंदर, ठीक है? मुझे करना है सॉल्व. करिए, सॉल्व कीजिए. ये 36 है या 31 361 है? 361 है. So no solution. क्यों? उसमें क्या है? So ये parallel lines है ना? पैरेलल लाइंस है. अच्छा, श्योर हो? Yes, sir. Yes sir, no solution, parallel lines. Yes, sir. No solution. अच्छा, कोई नहीं, देखते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं. सर मेरा निकला है सॉल्यूशन. कितने सोल्यूशन क्या निकला है तुम्हारा? y0x19. ओके, बाकी और बोलो फटाफट जिन्होंने नहीं बताया मुझे. सबसे पहला स्टेप क्या है? मान लो हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट करते हैं तो कैसे करोगे? इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि अगर हम इसको 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 19x प्लस 38y इज इक्वल टू 361. नेक्स्ट स्टेप है माइनस करें. माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा. 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. इस बात का क्या मतलब है? Sir equal to 361 कैसे बनेगा? 19 into 19. कितना होता है? अच्छा, yes sir, yes sir. 361 ही होगा सर, और ये नो सॉल्यूशन होगी, ये पैरेलल लाइंस है. ये देखो क्या है. मान लेते हैं अपनी पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और दूसरी है 19x प्लस 38y इज इक्वल टू 361. अगर अपन पहले वाले का ग्राफ बनाते हैं x की 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 19/2 आएगा. y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 19 आएगी. तो x की वैल्यू 19 मान लेते हैं, यहाँ पे आ रही है 19/0. y की वैल्यू 19/2 यहाँ पे आ रही है तो 19/20. ठीक है, तो मेरा एक लाइन बनेगा ये, नीचे मान लेते हैं, थोड़ा सा यहां मान लेते हैं. अगर अपन सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, इसको x और y, x को पुट करते हैं 0, y की वैल्यू बनेगी 361/38 विच इज 19/2. y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू बनेगी 361/19 विच इज
19, यानी इसका भी जो पॉइंट है ये ही आ रहा है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एकदम इस लाइन के ऊपर बनेगा। तो ये कितने पॉइंट्स कॉमन है? Infinite. तो कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके? Infinite. इनफाइनाइट। नो नहीं होगा, नो सॉल्यूशन नहीं है इसका आंसर। क्या आंसर है? इनफाइनाइट Infinite. सॉल्यूशन। अब ये समझो, आप एग्जाम में तो ग्राफ बनाएंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट इसको छोड़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं इसको चेंज कर देता हूं बिकॉज आपको इसमें प्रॉब्लम होगी ना, 0 = 0 आ गया। लेट मी से द क्वेश्चन गिवन टू यू इज x + 2y = 19 and 19x + 38y, let's say it becomes 36. How do we approach this and handle this question? इसको कैसे करेंगे? So now this is no solution. क्यों, अब क्या हो गया? सर अभी पैरेलल लाइंस होगी ना। सर इसके अंदर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। बिल्कुल। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं, तो अपन इसको क्या करेंगे? 19 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 19x + 38y = 361। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा, 0 + 0 ये बनेगा -325। यस सर, 325। तो इसका मतलब क्या है? पिछले वाले केस में तो कम से कम 0 = 0 कुछ तो तसल्ली आ रही थी, आइडेंटिटी प्रूफ तो हो रहा था। यहाँ पे तो बिल्कुल इलॉजिकल है। इलॉजिकल इसलिए है क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मान लो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो पहले वाले का क्या करेंगे हम? जैसे कि हमने ये पुट किया, पहले वाले का ग्राफ बनाया ऐसे x y, x0 y 19/2, y0 x की वैल्यू 19। तो पहले वाले का पॉइंट तो ये आ गया 19 0 0 19/2। अगर अब सेकेंड वाले का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे इसको मैं रेड से बना लेता हूं, मान लेते हैं सेकेंड वाला ग्राफ। x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 36/38 आएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करी तो ये बनेगा 36/19। 36/19 यहां कहीं आएगा, ठीक, और ये वाला यहां कहीं आएगा। तो अगर मैं ये वाला बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, और ये वाला जो ग्राफ बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा। ये एकदम पैरेलल है, कभी भी मीट नहीं करेगा। कभी भी मीट नहीं करेगा तो क्या कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा? कभी नहीं आएगा। इसलिए ये वाला कौन सा केस बनेगा? नो सॉल्यूशन। No solution. वेरी गुड। और ये वाला कौन सा केस बनेगा? Infinite, sir. Infinite solution. अच्छा, दो चीजें। तीसरी चीज, अगर मान लो मैंने फिर से एक इक्वेशन आपको चेंज करके दे दी, मान लेते हैं मैंने आपको इक्वेशन दे दी x + 2y = 19, मान लेते हैं 19x + 3y = 36। अब ये सॉल्व हो जाएगा? Yes sir. और कितने आंसर्स आएंगे उसके? 1. इसका मतलब लर्निंग ये है कि अगर हमारे पास दो लाइनें हैं, या मतलब दो इक्वेशन है, तो क्या क्या हो सकता है? या तो लाइन कटेगी, और अगर कटेगी तो कितने पॉइंट्स पे कटेगी? 1. एंड ओनली 1। अगर कटेगी तो ऐसे, अगर कटेगी तो ओनली एंड 1 पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है ओवरलैपिंग, ऐसे। तो अगर ओवरलैप होगी तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? Infinite. इनफाइनाइट। और थर्ड पॉसिबिलिटी है ऐसे, दोनों के बीच में परमानेंट फिक्स गैप है, देन द लाइन विल नो बी सॉल्यूशन, parallel or no solution. Now these are the only three conditions which exist. Now how do you recognize, which condition is which?
Now, if you observe in this case, infinite condition, Constants of If you- coefficient of a if you- x and y are same. absolutely. If you look at coefficient of x originally was x और y और कांस्टेंट देखते हैं, x का कोफिशिएंट 1 था, y का कोफिशिएंट 2 था और कांस्टेंट 19 था. सेकंड वाले में x का कोफिशिएंट 19 था, y का कोफिशिएंट 38 था और कांस्टेंट 36 था, 316. अगर आप इसका रेशियो देखोगे तो ये सारी वैल्यूज बराबर हैं इस वाले केस में. नजर आ रही है? अगर हम इस वाले केस में देखेंगे x, y और कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट 1 था, y का 2 था, c का 19 था, इसका ये 19 था, ये 38 था, ये 36 था. इसका मतलब ये दोनों तो बराबर थे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं थे. इस वाले केस में जो आप मेरे को बोल रहे हो, ये x है, ये y है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 19 है, ये 19 आएगा, ये 3 आएगा. अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो ये बराबर नहीं है. That means if I were to be given a standard question in the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, चाहे प्लस c1 हो चाहे उधर कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस c1 हो जाएगा. Second equation is a2x plus b2y is plus c2 is equal to 0. Infinite solution is a condition when you have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. If this is the condition, you will always have infinite solution. And if you have this condition, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, you will have no solution. And if you have a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, you will have what you called as a unique solution. Right? Now, these two cases Consistent system of equation. are known as Consistent consistent system of equation. system Of equation. of equation. And this condition Inconsistent system is of known equation. as inconsistent. That means you not only need to know how to get unique solution, infinite solution, and no solution, you also need to understand that inconsistent means you don't get a unique solution. So inconsistency means you are not getting a unique solution. That means there's a two possibility. One possibility is getting infinite solution and the second possibility is getting no solution. Now in examination, we will have questions where you will have to, identify for inconsistency these two cases. I'll just ask you maybe a few questions and help you understand what I'm trying to say. But this is what, broadly in terms of consistency, inconsistency, linear, unique, infinite, and no solution. What is important is what I have taught you here. Memorizing this. Case of unique, case of infinite, case of no. यहां तक बात समझ में आती है? अगर ये आती है तो कम से कम किसी ना किसी एक या दो एग्जाम्स के एक या दो क्वेश्चन पक्का गारंटीड हो जाएंगे आपके. So let me kind of generate couple of questions from this. Oops, ज़्यादा बढ़ गया. Okay, so let's say I'm having a couple of equations. Let's say I have 2x plus ky plus 7 is equal to 0. Let's say I have 4x plus 7y plus 14 is equal to 0. What should be the value of k such that you get infinite solutions? This is the question. What should be the value of k such that you get infinite 3.5. solutions? Infinite. 3.5. 3.5 ही होगा सर. 3.5. पक्का? क्यों? Yes, sir. Infinite में तीनों equal हो जाएंगे सर और ratio बिल्कुल. 1/2 का हो जाएगा. The moment I say infinite, I would want to say a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So I must have 2 upon 4 is equal to k upon 7 must be equal to 7 upon 14. So obviously you see this is 1/2 and this is also 1/2.
2. So I can always have k is equal to 7 upon 2, which is 3.5. This will give you the answer. Absolutely correct. Okay, let me just change this question. Let's say I leave it to 4 and I ask you, what is the value of k such that it becomes a consistent system of equation? K is how much so as to make it consistent? What should be the value of k ताकि this system of equation becomes consistent? Type करो, बाकियों को करने दो. Just send me a direct message. I want to see what the others are saying, right? You have to make this two equations consistent system of equations. So what should be the value of k? टाइप ठीक है सर. Okay, so I have answers from Vanshika, Divyam, good, Bhumi, very good. ठीक है आयुष, 4 लोगों ने दिया है, बाकी कहाँ है? 17, एक तो मैं ही हो गया 5, 17 5 22. Okay, so I have answer from Rishika, very good. I have answer from any value. या करणदीप अभी टाइप कर रहे हो क्या या हो गया? आशीष शर्मा, क्या किया है तुमने गलत? आंसर अच्छा तुमने दे दिया, ठीक. सर कोई कुछ गलत कर दिया? तूने आंसर क्या भेजा है मेरे को? तूने आंसर ही नहीं भेजा ना मेरे को. कुछ तो एनी वैल्यू लिखा हुआ है, एनी वैल्यू तोड़ना होता है आंसर्स का. नहीं, वो तो करण ने भेजा है. तुम ही पूछ रहे थे ना करण. हाँ आशीष, तुमने तो गलत कर दिया आंसर. सर मैं चेक करता हूँ, 1 सेकंड. नहीं करण, फॉर्मूला लगा के देखो एक बार. जो मैंने कंडीशन बताई है ना, एक बार उसको यू पुट करो, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं. हाँ कशिश, कुछ बन रहा है क्या? ठीक है Yes, शिव, sir, I'm doing. चलो वेरी गुड. हाँ शिवम, नाइस. करण, pick it up. I want answer from you. Try to figure this out. अच्छा, क्वेश्चन पूछते ही कुछ कुछ लोग गायब होते जा रहे हैं. हाँ जी सिमरनजीत, सिमरनजीत. हाँ जी सर. हाँ कहाँ रह गया, आंसर बता. ओशिमा, मुदित. कर रहा हूँ सर. हाँ बताओ बताओ मुदित. यस सर. हाँ बता भाई, भेजा नहीं तूने? सर कर रहा हूँ, बस 2 मिनट. इतना लंबा तो है ही नहीं क्वेश्चन. गरिमा, दिव्यम का आ गया, भूमि आ गया. भरत, तूने दिया आंसर? नहीं, भरत का नहीं आया. आशीष का आ गया, आयुष का आ गया. अनमोल, ठीक है. गरिमा गुड. हाँ सर अब आंसर ठीक है? ना. सर आपने के की वैल्यू पूछी होगी. हाँ सर फिर कंसिस्टेंट, उससे तो मैंने यही तो किया था कि खुशी, ये क्या है? 49 कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है बेटा, ये बताओ.
ओके, सो वी आर लुकिंग एट कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब दो केस होते हैं, या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा. यूनिक का कंडीशन क्या है? a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. एक केस ये बनेगा. सेकेंड केस क्या हो सकता है? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. तीनों इक्वल होने चाहिए. एक बात सोचो, 2/4 क्या 7/4 के बराबर है? अच्छा, आप समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? क्या ये दोनों बराबर हैं? नो क्या, सर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये वाला केस एग्जिस्ट नहीं करता. वी हैव टू एलिमिनेट दिस केस बिकॉज दिस केस इज इनकरेक्ट. व्हाई? Because for it to be consistent, two conditions, this and this, but the second condition is invalid because all three ratios must be equal, and we can see that the first ratio is not equal to the third ratio. Therefore, this needs to be eliminated. Now we are remaining with only these two cases. That means 2 into 7 should not be equal to k into 4. So k should not be equal to 2 into 7 upon 4. That means k is not equal to 7 by 2. That means k is not equal to 3.5. तो k की वैल्यू 3.5 छोड़ के कुछ भी कर दो तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा. अब मान लेते हैं आप बोलते हो सर हम k is equal to 3.5 ले लें तो क्या हो जाएगा? Let us assume you are taking k is equal to 3.5. Now if you take k is equal to 3.5, the equation becomes 2x plus 3.5k plus 7 is equal to 0. 3.5y, sorry. Because k we have already taken as 3.5, right? So this will become 4x plus 7y plus 4 is equal to 0. Now if you apply this concept, the condition that we have studied, 2/4 is equal to 3.5 by 7, right? Which is not equal to 7/4. Now if you look, if you put this, you see it is 1/2 is equal to 1/2 is not equal to 7/4, which is something like a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. This is a no solution, right? So when do you get this no solution? You get this no solution when x is equal to 3.5. But when x is not 3.5, you get a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, and therefore you get a unique solution. In this case, the uniqueness of the solution is by the unique solution. That's only one solution that is existing for k. That is why it is consistent. So consistency, कौन सी वाली कंसिस्टेंसी है? यूनिक सॉल्यूशन वाली कंसिस्टेंसी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंसिस्टेंसी नहीं है. रीजन क्या है? बिकॉज a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. तो दिख ही रहा है. तो आप कैसे कह सकते हो k इज इक्वल टू 49/4? वो तो हो ही नहीं कर सकता ना. एक ही तो केस बनेगा. या तो देखिए, तीन में से दो केसेस साइमल्टेनियसली थोड़ी ना पॉसिबल है. अगर दो लाइनें हैं, या तो वो कटेगी, या वो पैरेलल होगी, और या वो ओवरलैपिंग होगी. ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जी पैरेलल भी है और ओवरलैपिंग भी है. इस बात का तो कोई मतलब नहीं है. आप कह रहे हो इंटरसेक्टिंग भी है और ओवरलैपिंग भी, इसका कोई मतलब नहीं है. तो तीनों में से एक ही तो कंडीशन होगी. तो जब यूनिक की बात करेंगे तो दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं, दोनों में से हमें एक ही केस पता करना है कि कौन सी वाली बनेगी. ठीक ठीक ठीक, अच्छा कोई बात नहीं. ओके ठीक है करण, गॉट इट, नो प्रॉब्लम्स. हाँ जी, समझ में आया सभी को? यस सर. ठीक है. तो ये कंडीशन सारी याद होनी चाहिए, उसके बिना हमारा गड़बड़ हो जाएगा मामला. लास्ट पॉइंट. हाँ बोलो. सर आपने जैसे अब बताया नो सॉल्यूशन, यूनिक और इनफाइनाइट. हमने ये तो पता है, नो सॉल्यूशन पता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to not equal c1 by c2. अब इस क्वेश्चन में ये यूनिक है या फिर इनफाइनाइट? अब यूनिक में ये क्वेश्चन फिर होगा कैसे? होगा कैसे मतलब? a1 by a2 is not equal to b1 by b2 यूनिक सॉल्यूशन हो गया बस. हम डायरेक्ट ये लिख देंगे, जैसे अब 3.5 नॉट इक्वल टू k है, तो अगर सॉल्यूशन मांगेगा तो हमें यही लिखना है k इज नॉट इक्वल टू 3.5. यस, बिकॉज k की जगह 3.5 के अलावा कुछ भी रख दो, 3.4 रख दो, आंसर आ जाएगा. 3.2 रख दो, आंसर आ जाएगा. 8954 रख दो, आंसर आ जाएगा. कुछ भी रख दो, आंसर आ जाएगा. ओके सर. ठीक है. अच्छा, तो खुशी जो लास्ट वाला पॉइंट है, मैं वो ये कह रहा था कि अगर हम दो इक्वेशंस
होती हैं हमारे पास, ठीक है, तो उसमें 3 ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, या तो वो ओवरलैपिंग होगी, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, या तो वो पैरेलल होगी। एक लाइन 2 कंडीशन कभी भी नहीं सेटिस्फाई कर सकती। You can't say the line is intersecting and overlapping. That does not really make sense, because an overlapping line is intersecting at every point. But when somebody says that 2 lines are intersecting, the inference that they are trying to make is that it is intersecting at one and only one point. Okay, so this is what we have in terms of normal linear equations. Now, I'm going to also talk about homogeneous equations. Since we are studying हम homogeneous भी यहाँ पे cover कर लेते हैं. What we are trying to do is homogeneous equations. क्या होते हैं homogeneous equations? Which pass from origin. Absolutely. Homogeneous equations होते हैं lines which pass through origin. Now, if it passes through origin, it actually means that it will not have any constant in the equation. Say, for example, if I were to have this line, right? Let's say this is my line. Now, if this is my line, it is passing through origin. So if I say 2x plus 3y is equal to 4, can this equation be a homogeneous equation? No, sir. No, because if you put x is equal to 0, y is equal to 0, it must satisfy this. But if you put x is equal to 0, you have 2 into 0 plus 3 into 0. This is LHS, which is equal to 0. And if you look at RHS, which is 4, so which is not equal, LHS is not equal to RHS. So that means the nature of the equation will be of the form ax plus by is equal to 0. You will not have a constant, because if there is a constant, it will violate this condition of it being passing through origin, right? ये कहां से आ गया आयुष? सर एक बार रिपीट करोगे? यस सर, ये क्वेश्चन था मेरे को। हाँ, तो ये बीच में कहां से आ गया इस वक्त? अरे सर, वो मैं टाइप कर रहा था, वो अपने आप ही चला गया। मैं आखिरी में पूछता हूँ वैसे। अच्छा, कोई नहीं, बाद में बता देना सर आप। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो होमोजीनियस इक्वेशन है होती है, मान लेते हैं जैसे हमने ऊपर वाला लिया 2x plus 3y, उसमें ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी ए कांस्टेंट। इसका रीजन ये है कि होमोजीनियस इक्वेशंस टेक्निकली, अगर मैथमेटिकली डेफिनेशन की बात करें, तो होमोजीनियस इक्वेशंस वो होती हैं जिनका जो वेरिएबल्स का पावर होता है ना, वो सेम होता है। होमो यानी सेम, होमोजीनियस, जेनेसिस उनका सेम है। दैट मींस द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, वैसे डिग्री ऑफ द इक्वेशन भी वो होती है जो हाईएस्ट डिग्री होती है, उसको हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशंस का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो सारी डिग्रीज हैं वो सेम है। अब टेक्निकली जब हम 2x plus 3y is equal to 4 मिलते हैं, तो बेसिकली यू कैन ऑल्सो राइट इट दिस एज 2x plus 3y is equal to 4 into z की पावर 0, because anything to the power of 0 is 1. Here you have power of 1, power of 1. So यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर 1 होता है और कांस्टेंट का पावर हम 0 मानते हैं। कांस्टेंट का जो पावर है वो 0 मानते हैं। तो अगर हमारे पास सेम डिग्री होती है ना, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि वो 0 से पास होता है, ओरिजिन से पास होती है वो लाइन।
तो जब ओरिजिन से पास होएगी तो इसका मतलब है 0 0 इज आंसर ऑफ दैट इक्वेशन। आंसर का मतलब क्या है? जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए। सेटिस्फाई कराने का क्या मतलब है? अगर अपन 0 0 उस इक्वेशन में डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बनना चाहिए, इसका ये मतलब है। तो अगर हम x को 0 y को 0 पुट करेंगे तो LHS तो 0 हो जाएगा, लेकिन RHS तो कांस्टेंट रह गया 4। इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशंस नहीं है। इसका एक और इन्फ्रेंस है कि किसी भी इक्वेशन में जिसमें कांस्टेंट ना हो वो मेरा होमोजेनियस इक्वेशन कहलाता है। किसी भी इक्वेशन में जिसमें कांस्टेंट ना हो, क्यों? क्योंकि जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a इंटू 0 बनेगा, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो b इंटू 0 बनेगा, तभी तो ये 0 आएगा RHS, नहीं तो 0 कैसे आएगा? मैं ये समझा रहा था। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। Okay. Now this is the question. What is the condition such that two homogeneous equations are inconsistent? What is the condition such that two homogeneous equations gives you a non-zero solution? Okay. So I have given you these two questions. If you can answer these two questions, I would be very happy. I would understand that you are able to apply your minds in terms of application of whatever we are learning, not just, you know, the formula and the definition. We need to really use it, right? जो हम पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल भी तो करना पड़ेगा ना, because जो भी IIMS के लिए जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसके अंदर वो एप्लीकेशंस मांगते हैं, और जो बाकी थोड़े जो इजी वाले कॉलेज होते हैं उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी काम चल जाता है और कुछ चीजें जो याद होती हैं उससे भी काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशंस चाहिए। Okay, so Garima has given me a good answer. She is absolutely right. Very good. Let's wait for others. What is the condition such that two homogeneous equations are inconsistent? यानी कि हमें वो कंडीशन बतानी है, वो कौन सी पोजीशन है, वो कब ऐसा होगा कि दो होमोजीनियस इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएं, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन ना मिले। कोई भी सॉल्यूशन ना मिले की कौन सी बात, मतलब क्या होता है? ना मिले का मतलब होता है दोनों लाइनें कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। दो लाइनें कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन बनेगी? ठीक है आयुष, वेरी गुड। वंशिका, नो सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता ये कह रहे हो आप? So Garima, Ayush, and if Vanshika means no solution, I think मतलब वो ये कहना चाह रही है कि नहीं हो सकता। सर होमोजेनियस इक्वेशन का हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन ही निकलता, मतलब हमेशा निकलता ही है या फिर पक्का? ये तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मतलब होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ऐसी नहीं होती हो कि उनका कोई सॉल्यूशन ना हो। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, तो इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। So more or less quite a few people has given me, Bhumi has given me correct answer, Khushi has given me correct answer, and अभी कौन बता रहा था? सिमरनजीत से बात हो रही थी, he has given me correct answer. Yes, you are absolutely right, because if you have two homogeneous equations, it will necessarily pass through origin, only then it is a homogeneous equations, isn't it? समझ में आ रहा है भाई? अगर मेरी दो लाइनें होमोजीनियस हैं, होमोजीनियस तो वो तभी है ना जब वो ओरिजिन से पास करेंगी, नहीं तो होमोजीनियस काहे की? तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी दो लाइनें 0 0 से पास करें तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज 0 0. So for two lines to be inconsistent, they need to be parallel. For example, if this black line is passing through origin, and if I want to draw this green line such that it is parallel to this line,
ऑब्वियसली इफ इट इज पैरेलल, या तो थोड़ी सी ऊपर होगी या ओरिजिन वाले से थोड़ी सी नीचे होगी, या तो ये लाइन होगी या ये लाइन होगी, और किसी भी केस के अंदर ओरिजिन से तो नहीं पास करेगी अगर पैरेलल होगी तो। अगर पैरेलल है तो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो इसका मतलब है ये वाला जो केस है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर होमोजेनियस इक्वेशन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो इनफिनिट सॉल्यूशंस हो गए, तो वो भी कंसिस्टेंट ही मानी जाएगी। यस एब्सोल्युटली। और वो कौन सा केस माना जाएगा? ये सेकंड वाला। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जीरो के अलावा सॉल्यूशन मिले। जीरो के अलावा यानी जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारे पास दो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं तो जीरो जो सॉल्यूशन है मतलब ओरिजिन जो है यानी x = 0 y = 0 तो पक्का मिलना ही मिलना है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ लिया उसने? क्वेश्चन ये पूछ लिया कि जीरो के अलावा सॉल्यूशन बताओ भाई। तो अब जीरो के अलावा अगर हमें सॉल्यूशन बताना है तो इसका मतलब क्या है? एक ही पॉसिबिलिटी और बचती है, क्योंकि मैंने कहा था लाइन, अगर हमने एक प्लेन सरफेस पे दो लाइनें बनाई है तो तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो कटेगी ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, या तो इंटरसेक्ट करेगी, या ओवरलैप करेगी, और या पैरेलल होगी। क्योंकि हम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो पैरेलल वाला केस अभी अभी आपने रूल आउट कर दिया। अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो हमें पता है इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इट इज ओनली गोइंग टू इंटरसेक्ट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इफ इट इज अ प्लेन। अगर आप 3 डायमेंशन बना लोगे तो ये भी जुगाड़ बना सकते हैं, एक लाइन दो जगह इंटरसेक्ट करेंगे, पॉसिबल, बट in a two-dimensional smooth plane surface it will intersect at one and only one point. But now if it intersects only one at one point, you have only one solution which is 0 0, but the question is asking us to find out more solutions. That means other than 0 0, that means it's the only possibility is that two lines are overlapping and you are getting infinite solutions. So that is the case for this answer. So in this answer you end up getting what you called as infinite solutions. So how do you really represent this in the format? जैसे हमने ऊपर बिल्कुल सही, वंशिका ने सही दिया, बिल्कुल infinite solution. So how do you handle? So if you have a1 upon a2, let's say my equation happens to be a1x plus b1y is equal to 0. Say for example, this is a1x plus b1y is equal to 0, and you have a2x plus b2y is equal to 0. So when you have a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, you have a unique solution, right? This is the condition for unique solution, and unique solution would mean origin 0 0. And if you have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, you have infinite solution. That means when you say non-zero solution, it means this. Why don't we write a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, the way we have written in this normal solution. यहाँ पे अपन ने लिखा था ना, ये देखो a1, ये लिखा था इनफाइनाइट, सॉरी ये लिखा था इनफाइनाइट के लिए, हम इसमें ऐसा क्यों नहीं लिख रहे बताओ? क्योंकि 0 upon 0 is इनकंसिस्टेंट। हम 0 upon 0 कभी नहीं लिखते क्योंकि है ही नहीं, तो लिखेंगे क्या? ये। और तीसरा वाला केस ऑब्वियसली डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये मेरी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। वंस अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, कोई दो इक्वेशन दे दी जाएगी और वहां पे बोलेगा यहाँ पे k है, सो यू नो 2x plus ky is equal to 0, 5x plus 7y is equal to 0, what is the value of k such that it gives you a unique solution, or what should be the value of k for you to get infinite solution? इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. The point is you got to remember these conditions. Now, if you really remember these conditions, you will not go wrong in such types of questions. ये कभी भी आप ये unique, ये वाला जो है इसके लिए और ये इसके लिए, आप कभी भी इसमें गलती नहीं खाओगे. तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है. और ये सारी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ये कंडीशंस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली, ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन वाली, और ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन वाली. और इसका मतलब आपको पता होना चाहिए. ये मेरे पास मैंने कहा था ये कंसिस्टेंट है और ये इनकंसिस्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर. बोलिए यहां तक समझ में आता है सभी को? ये अपने आप में एक एजेंडा है. अपनी किताब में ये छोटा सा दिया हुआ है पीछे वाली पेज में, इतना सा सिर्फ पैराग्राफ. हमने फिर इतना टाइम क्यों लगाया? बिकॉज आने वाले चैप्टर्स में ये फाउंडेशन एक्ट करेगा इनइक्वालिटीज के लिए, ग्राफ्स के लिए,
कुछ हद तक फंक्शंस के लिए भी, और काफी हद तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो अगर हमें ये ठीक से समझ में आया तो जब हम कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जब हम स्पेशल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जब हम इनइक्वालिटी करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस हैं अपनी किताब में वो हम कैसे हैंडल करेंगे, अब मैं वो समझाता हूं। ठीक है, यहां तक आई एम एज्यूमिंग कि आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे अभी बता दो इससे रिलेटेड। देन वी विल स्टार्ट विद सॉल्विंग एंड फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशंस। सर जो आपने यूनिक वाला बताया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसमें अगर c1/c2 इक्वल हो या ना हो उससे कोई डिफरेंस नहीं है? आप किसकी बात कर रहे हो, अगर होमोजीनियस की या नॉर्मल की? सिंपल वाले की। सिंपल वाले में यहाँ पे हाँ हाँ आप बताओ, फिर से बोलो कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसमें तो इस केस में अगर c1/c2 इक्वल है या नहीं है तो उसमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं। सिर्फ दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इट टू बिकम अ यूनिक। ये कंडीशन चेक कर ली, यूनिकनेस डिफाइंड होगी, एंड ऑफ द स्टोरी। हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कांस्टेंट ही ना हो, कांस्टेंट ना हुआ तो भी वो होमोजीनियस हो जाएगा और तो भी यूनिक हो जाएगा। ठीक है, और नहीं इक्वल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्वल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके सर, ठीक है, हाँ जी। एनीबॉडी एल्स, एनीथिंग? सर ये जो इनकंसिस्टेंट वाला केस है, इसमें ये जो है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ट्रू, ठीक है। अगर ये हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बट a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन? नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। ये कह रहे हो ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, या तो ये, अब ये जो c1/c2 है आप ये कह रहे हो या तो ये दोनों इक्वल हो जाए और या ये दोनों इक्वल हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिक ही आएगा आंसर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, चलें यहां से आगे चलें फिर हम। हाँ ऋषिका, समझ में आया सब? चलें आगे। Yes, sir. Okay, now as I told you, solving of equation is not really going to be a problem. Mostly, generally, it's not going to be a problem. If at all it is going to be a problem, then it will be a question like where number of variables are more than number of equations. Say, for example, I were to say 3x plus 7y is equal to 123. How many possible integral solutions exist for x and y? How many possible integral solutions exist for x and y? Positive integral solution. Positive integral का क्या मतलब हुआ? What is, of course, I'm going to get into details when we study number system, but positive integer क्या होते हैं? सर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब 0 ले या ना लें? इंक्लूडेड होगा सर। पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब आप कह रहे हो 0 1 2 3 होल नंबर। होल नंबर। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सर, 0 इंक्लूड नहीं होता उसमें। ठीक है, यहां मैंने पॉजिटिव इंटीजर पूछा। अगर मैं पूछता नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो ये मेरा बनता होल नंबर्स। समझ में आ रहा है? ये कैट का क्वेश्चन एग्जैक्टली एक्चुअली, बट दिस इज आल्सो ए क्वेश्चन व्हाट वी कॉल एज अ स्पेशल इक्वेशन। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, अभी हमने पढ़ा था कि सर दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। एक वेरिएबल में तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फिर यहाँ पे ये एग्जाम में जो क्वेश्चन था ये पूछ रहा है कि भाई कितने पॉजिटिव इंटीग्रल या नॉन नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, दोनों
नॉन नेगेटिव के अंदर हमें 0 इंक्लूड करना है अगर वो पॉसिबल सॉल्यूशन है, और अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें 0 इंक्लूड नहीं करना, उसमें हमारा आंसर बदल जाएगा. बट स्टिल, how do we reduce my answer from infinite to a countable number? That is the problem, right? So additional information that we know is that the answers are integral and the answers are positive. In one case you have to include 0, in one case you don't have to include 0. So that will help us to reduce the number of answers. I'm just going to give you a sample, try to help you solve. However, we are going to discuss this in detail in subsequent chapters, just to give you a feel it is also a part of what we are studying, simple equations, right? So whenever you have something like this, you try to try to isolate the variable with a lower coefficient. वो क्यों, वो मैं बाद में समझाऊंगा. यहाँ पे मैं x is equal to 123 minus 7y upon 3 करना चाहता हूँ. मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये कह सकते हो सर ऐसा क्यों नहीं किया, इसमें भी तो प्रॉब्लम नहीं है. ऑब्वियसली इसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस विल बी मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन टू हैंडल व्हेन दिस. There are reasons I'll tell you later, but then let me just try to help you. How do you solve this? Now x is equal to this, so I can say x is equal to 123 by 3 minus 7 upon 3y, right? So I can say x is equal to 41 minus 7 upon 3y. So I'll try to figure out the possible answers of x and y. Now if non-negative, if this is the question, if non-integral, so 0 is an acceptable answer to me. When I put y is equal to 0, I get x is 41, right? Now, since x is an integral or a natural number or whole number, 41 itself is a whole number or an integral value. So if I'm looking at an answer which is an integral value must be subtracted. यानी एक किसी खड़ी वैल्यू में से पूरी खड़ी वैल्यू माइनस करोगे तभी खड़ी वैल्यू मिलेगी. That means an integral value needs to be subtracted from an integral value to obtain an integral value. इंटीजर में से फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे को फ्रैक्शन मिलेगा. फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो सकता है इंटीजर मिले, हो सकता है फ्रैक्शन मिले, हमें पता नहीं. लेकिन अगर इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा. तो इसलिए इसका मतलब ये इंटीजर होना चाहिए. इसका इंटीजर होने के लिए y needs to be multiple of 3. That is why that is when it will get cancelled. So let's say next possible value is 3. I cannot try 2 because obviously if I take 2, 7 by 2 is fractional. 41 minus fractional will always give me fractional, which has to be eliminated. We should not be considering even. That is a waste of time. So let's say it's 3. So if you take 3, so 41 minus 7, which gives me how much? 34. ये बनेगा ना, हाँ 41. What is next possible value? Next possible value is 6. So if it is 6, I need to subtract 14, which means यहाँ से 7 घटाना है तो कितना बन जाएगा? 27. The next possible value is 9. इसका multiple है तो यहाँ से 7, it will become 20. Next possible value is 9 and 3, 12. ये बन जाएगा 13. Next possible value is 15. So this will become 6, right? Next possible value is, let's say, 18. So this becomes minus 1. And if it next possible value is 21, so this becomes minus 8. Obviously, we know it is a positive integral value. Henceforth, from here onwards, I am not required to solve. So I'm only looking at my answers from, this value. If it is positive integral, तो मेरे 1, 2, 3, 4, 5 answers हैं. My 5 is my answer. If it is non-negative, then non-negative 6 is my answer. That's how you have to understand. Why, how, in details, of course we are going to do it. So if at all we are getting equations to be solved, right, we will have some sort of tricky situations to be able to solve linear equations. For example, when I'm saying if we are asked to solve a linear equation, what is the kind of question do you expect कि हमें solve करने के लिए पूछेगा? मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि अगर सॉल्व करने को आया तो किस टाइप का क्वेश्चन हमें बन सकता है सॉल्व करने का. Of course, even this is a relatively easy question from my point of view for exams like IIMs. So let us say I'm given this question: 7 upon x plus y plus 6 upon x minus y is equal to 7. And the second will be, let's say, 4 upon x minus y minus, let's say, minus 14 upon x minus y is equal to 2. क्या हो रही है?
तो सेकंड इक्वेशन में 4/x - y, दोनों में डिनोमिनेटर x - y है क्या? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके सर। हाँ गरिमा, दोनों में x माइनस, ओह नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक प्लस होना पहले चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल, ये प्लस होगा, सॉरी, ठीक हो जाएगा सर, अब हो जाएगा। हाँ हाँ, माय मिस्टेक। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे बस ये बताओ। सर 1/x + सर y 1 को बाय a ले एक्स लेंगे, प्लस वाई को ये 1/x - मान y लेंगे। को b ले लेंगे। हाँ, अगर एलसीएम लेने का चक्कर में फंसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, निकल तो जाएगा लेकिन वाट लग जाएगी जिसको सर बोलते फिर हैं। तब पूरा दिन इसी क्वेश्चन में निकल जाएगा। हाँ, दिन तो नहीं निकलेगा लेकिन हाँ काफी टाइम बर्बाद होएगा। सो whenever you have variables in denominator, what I suggest or anybody would suggest, I mean this is the way you do it, you take x minus this as a and 1/x - y as b. So my first equation becomes 7a plus 6b is equal to 7, and the second becomes 4a minus 14b is equal to 2. Now we know it is a two variable two equation. You will always be able to solve the value for x and y, right? So what do you get? So when you solve, I think a turns out to be 7 and b turns out to be 1. No, this turns out to be 1/7. Right. So if you solve this, you get a as 1/7, b as 1. So what do you get? You get 1/x plus y is given to you as 1/7, and 1/x minus y is given to you 1. So once you cross multiply, you have x plus y is equal to 7, you have x minus y is equal to 1, and then you add it, and then you solve it. 2x is equal to 8, so you get x is equal to 4, x is equal to 4, so y is equal to 3, and you get this answer as 4 and 3, right? But that's how you do it. A और B में convert करोगे, A और B को elimination या जो भी substitution, elimination, whichever method you want, you can solve. You'll get A. When you solve the value for A, you get A is equal to 1/7. When you solve the value for B, you get 1. And then of course you put this value, because we have assumed this. तो A की जगह A put करेंगे, B की जगह B put करेंगे, cross multiply करेंगे, x plus y की value निकालेंगे, x minus y की value निकालेंगे, और फिर हम इसको आराम से solve कर देंगे। ये हमारा तरीका होता है इसको solve करने का। Does it make any sense to you guys? Yes, it does, sir. ठीक है? So if at all we are getting how to solve, this is how you solve. ठीक है? Okay. Since we are trying to solve, I'm going to give you one more question. So let us say we have this equation. ये हमारे पास question है, मैं लेकिन आपको बना देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास 6p plus 2s plus 4e की वैल्यू 16 है, 5p plus 3s plus 1e की वैल्यू लेट से 13.5 है, एंड थर्ड इक्वेशन है, मान लेते हैं 4p plus 3s plus 3e is equal to 12.5 है। Now this is a three variable three equation. How would you solve it? Let's say this is my first equation, this is my second equation, that's my third equation. So suggest me how do we solve it? तो पहले कोई दो सर पहले इक्वेशन तो फर्स्ट और सेकंड करेंगे, और सर फिर सेकंड और थर्ड करेंगे। सर उससे जो भी निकलेगा उससे एक x मतलब p s या e की में से एक की वैल्यू आ जाएगी। सर ऐसे करके s की फिर e की एक एक करके वैल्यू आ जाएगी। हाँ, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं हमने 1 और 2 को सॉल्व किया और कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट किया, मान लेते हैं e एलिमिनेट किया, तो मेरी इक्वेशन बनेगी p और s में, थर्ड इक्वेशन। फिर आप मान लेते हैं सेकंड और थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को भी, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब नेक्स्ट टू इक्वेशन सॉल्व करोगे, जो वेरिएबल फर्स्ट टू में एलिमिनेट किया है वही यहाँ पे भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर भी आपको इक्वेशन p और s में ही बनानी पड़ेगी। फिर इसको थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके फिर आपका p और s यहाँ से निकलेगा, और फिर p और s को आप सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर आपका आंसर निकलेगा। तो एक बार करके देख लो, एक बार ट्राई कर लो सब लोग, और फिर मैं आपको फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन बताता हूं। नाउ सिंस आई एम इन माय ऑफिस एंड वी नीड टू क्लोज डाउन द ऑफिस बाय 6,
if chapter is not finished, we will start the class in 15 minutes the moment I reach my home, and we are going to spend another 15-20 minutes, half an hour to wrap up this topic. Are you okay with this? ओके सर। आ जाना सब लोग, क्योंकि उसमें फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन कराऊंगा और वो अच्छा होगा, और मैं चाहता हूं कि आज अगर हम इसको कर लें तो कल प्रैक्टिस कर लेंगे, परसों तक कुछ डाउट्स होंगे तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना टाइप में। सर वो वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, वो मैंने आपको डायरेक्ट हाँ वो तुमने भेजा है, मैं करवा दूंगा, लेकिन क्लास होने के बाद एक बार। फिर ये क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन में इंक्लूड होता है ना? हाँ कह सकते हो, नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन है। आप इसका सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं क्या है, कोई दो वैल्यू लेके देख लो, 6 डिजिट की वैल्यू लेके देख लो और पता चल जाएगा। मतलब मान लो ये ऑप्शन है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जैसे आपने 777 6 बार लिख दिया, ठीक है? हाँ। अब इसको रिवर्स कर ले, ठीक है, क्या बनेगा? वही 7777, ठीक है? यस तो बोले which of the following cannot be the sum of a 6-digit number and the number formed by reversing it, ठीक है? अच्छा नहीं तो ये चाहिए, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है? ठीक है, हाँ कैन नॉट बी द सम सर। हाँ कैन नॉट बी द सम ना, तो जो पैटर्न नहीं फॉलो करेगा वही आंसर होना चाहिए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मान लो तुमने लिखा, ठीक है? इन द मीनवाइल रेस्ट ऑफ यू डू द क्वेश्चन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये मेरा बनेगा, पता है कि मान लेते हैं हमारे पास A B C D E F, ये 6 डिजिट का नंबर हो गया। यस सर। तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटू 10 की पावर 5 प्लस Yes, B sir. इंटू 10 की पावर 4 प्लस C इंटू 10 की पावर 3 प्लस D इंटू 10 की पावर 2 प्लस E इंटू 10 की पावर 1 प्लस F इंटू 10 की पावर 0। अब जब रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा A, तो ठीक है, हाँ A यहाँ लिखेंगे, B यहाँ लिखेंगे, C यहाँ लिखेंगे, D यहाँ लिखेंगे, E यहाँ लिखेंगे, F यहाँ लिखेंगे, तो A इंटू 10 की पावर 0 बनेगा, और ये क्या बनेगा? B इंटू 10 की पावर 1, B इंटू 10 की पावर 1 बनेगा, ये क्या बनेगा? पावर 2, C into 10 की पावर 3, और D इंटू 10 की पावर 3, हाँ, और E इंटू 10 की पावर 4, 5, और F इंटू 10 की पावर 5। अब इसका सम पूछा है माइनस पूछा है? 1 मिनट, क्या क्वेश्चन था? सम पूछा सर। हाँ तो इसको हम सम कर लेते हैं। तो 10 की पावर 5 A प्लस F, A प्लस Yes, F sir. बनेगा, 10 की पावर 4 B प्लस C E B प्लस E बनेगा, हाँ 10 की पावर C plus D, पावर 3 C प्लस D, C प्लस D, और 10 की पावर 2 C प्लस D, 3 कौन सा था फिर? C प्लस D था, ये में आ गया, हाँ रिवर्सिंग ऑर्डर में आ गया ना, पावर ठीक है, हाँ 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 ठीक है। तो C 10 की प्लस पावर 1 E प्लस B, पावर अलग अलग होगी ना सर, E प्लस B, और 10 की पावर 0 A प्लस F। ये तो खैर हो ही गया, मान लेते हैं। ठीक है गरिमा, इसमें ऑप्शन के थ्रू जाना ठीक रहेगा क्या सर, या फिर? ऑप्शन के थ्रू जाना ठीक रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें से तो कुछ हमें मिल नहीं रहा है। तो इससे आप क्या जाते हैं सर, इससे आगे? कहाँ है कुछ? क्या कह रहे हो? इस वाले जो आप ये मेथड सॉल्व कर रहे थे, ये फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशंस वाला, इससे आगे और कहाँ आगे जाते हैं इससे आगे? ये वाला जो मैं अभी लिख रहा था, जो रेड कलर में लिखा हुआ, ये वाला? हाँ फ्रेम कर रहे थे ना आप इक्वेशंस को भी। हाँ 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 हाँ, ये इससे और आगे थोड़ी ना सॉल्व होता। नहीं, हाँ ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता था, इसको हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम इसको बस रैंडमाइज्ड चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। इसका मतलब है वो नंबर ना किससे डिवाइड होगा, हमें समझ में आना चाहिए। सम शुड बी डिविजिबल बाय 3 से हो जाना, तो सर 3 क्यों और 2 से क्यों होगा सर? 7 तो नहीं जाएगा, 2 से तो नहीं होगा। हाँ तो 3 से देखो, अगर हमारे पास नंबर रिपीट हो रहा है तो इसमें से कुछ कॉमन तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास 1
3 5 7। प्राइम नंबर हो गए, ओड नहीं, नंबर्स। हाँ ऑड नंबर ले लेते हैं 9। ठीक है, हमारे पास कितने हो गए 3, और मान लेते हैं 1 ले 11। लेते हैं, जैसे 1 डाल देते हैं, उसमें क्या है। ठीक है। ठीक है, फिर इसको रिवर्स कर देते हैं, मान लो 1 9 7 5 3 1। सो ये ऐड 2, 9 और 3 12, हासिल 1 7 5 12 और 1 13, हासिल 1 7 5 12 और 1 13, हासिल 1 10 3 13, हासिल 1 3। तो 333 डिफरेंस 10, यानी बीच की 2 डिजिट सेम आएगी ना इसमें। यस सर, बीच की 2 डिजिट सेम होनी चाहिए। ऑप्शन पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी यही हमें पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि ये C+D D+D, यानी जो 10 वाली और 2 वाली है सेम डिजिट होनी चाहिए। सर। ये बीच तो ही नहीं, सारी डिजिट सेम होएगी। अब जैसे B+E और E+B वाली भी सेम है, बस वो पावर अलग अलग है। वो तो प्ले उनके हिसाब से, और वही यूनिटरी वाला A+F और फर्स्ट टर्म A+F। हाँ, तो अब उसको उसी ऑर्डर में हमें समझना है कि कौन कौन सा वो सेम होना चाहिए। एक बार ऑप्शन खोल लेते हैं, अभी पता लग जाएगा अपने को। पहला और आखिरी कहाँ है तेरा क्वेश्चन, कहाँ है एक बार ढूंढने दे। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है ना सेम होगा, क्योंकि वो कैरी में आ सकता है। हाँ, कैरी में हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब मिडिल 2 पकड़ना है अपने को। मिडल 2, ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। तो मिडिल 2 में मान लेते हैं ये दोनों है 45 14। अच्छा, नहीं, वो सब में कैरी का प्रॉब्लम आएगा। हाँ, आ ही रहा है। सब में कैरी का प्रॉब्लम आएगा। तो थोड़ा मुश्किल होएगा, क्योंकि अगर ये नंबर है, ये 1 + 1 बनना चाहिए, मान लेते हैं 2 कैसे बना होगा, द नंबर एंड इट्स रिवर्स, तो ये 2 बना होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी है 3 बना है, और यहाँ जाके कैरी होके 4 बना है, ये पॉसिबिलिटी है 2 2 4 5, ये हो सकता है, पॉसिबल है। ये 7 है, ये 9 है। द आंसर शुड बी, अनलेस कि ये 12 बन रहा हो, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 12 बन रहा हो। 12 ऑप्शन बी होगा क्या सर इसका फिर? कोई जरूरी नहीं है। 2 + 3 बी तो नहीं होगा सर। बी तो नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है। 12 12 बन रहा है, मान लो ये 12 बन रहा है, ये बन रहा है। ये मान लो 3 है, 3 कैसे बनेगा? 1 + 2 और 2 + 1। ठीक है, डी आंसर बी लग रहा में है। सर 7 डिजिट आ रही है पहले ही। हाँ, पहले 6 6 हो सकता है ना आखिरी में। अच्छा, ये डी आंसर लग रहा है इसका। डी, हाँ, चेक कर लो। मैं एक बार चेक कर लूंगा सर। हाँ, डी पता है क्यों है? क्योंकि ये 7 और 4 11 है, मान लो। हाँ, 7 4 11 है, तो पीछे भी 7 4 11 ही होगा। ठीक है। कुछ भी कर लें, 2 कैरी नहीं आएगा, 1 कैरी पॉसिबल है। 3 का यहाँ पे 1, क्योंकि मैक्सिमम 2 डिजिट्स 9 9 हो सकता है। ठीक है, 9 2 18, पीछे से कैरी आएगा 19, एक कैरी जाएगा, यानी 1 तो बढ़ जाएगा। या तो देख साफ सेम रह रहा है, या 2 से ये 12 बन रहा है लास्ट 2, क्योंकि एक्स्ट्रा डिजिट है इसलिए चल जा रहा है। इसका 1 बढ़ रहा है, इसका 2 बढ़ रहा है, सो आंसर इज डी। चेक कर लेना, डी मिलेगा आपको। ओके सर, मैं बता दूंगा। ठीक है, और ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इसका नहीं है। नंबर सिस्टम का? हाँ, ओके सर। ठीक है, ओके। हाँ जी, बोलिए, यहाँ तक ठीक है? ऑल सेट, ऑल ऑफ यू? मेरा तो कॉम्प्लिकेट हो गया क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन? हाँ हाँ, क्या? ऊपर वाला जो सर आपने फ्रैक्शन वाला बताया था अभी, उसमें कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है करने का ताकि टाइम कम लगे? हाँ, है ना, ऑप्शन से जाओ सबसे पहले। मतलब सर सॉल्विंग का? ना, यही फास्टेस्ट मेथड बताया मैंने, 1/x वाला ना। यस सर, ठीक। वो फास्टेस्ट है। उससे फास्ट ये है कि सबसे पहले ऑप्शन, क्योंकि 2 ऑप्शन होगा ना, x = y नहीं हो सकता, वो ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेट कर दोगे आप। ओके सर। ठीक है, और सॉल्व करना पड़ा तो वही तरीका है। बाकी इसका आंसर मुझे क्वेश्चन दे दिया है
गरिमा ने, आशीष, अच्छा सिर्फ गरिमा का आंसर आया भाई मेरा इसके पास, बाकी का तो आया नहीं किसी का। सर मैंने किया हुआ टाइप। ठीक है चलो गुड। ठीक है ऋषिका, वेरी गुड। ओके दिव्यम, फाइन, गुड। ठीक है चल, नाइस। चलो कोशिश करता हूं मैं अभी फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशंस कराने की। इफ दैट इज डन देन वी कैन रैप इट अप, एल्स विल नीड सम मोर टाइम। Okay. So let's come down to framing of equations. So what do you mean by framing of equation? It is just about converting English language into mathematics. That is framing of equations. So just whenever you are confused in terms of equation कैसे बनानी है, just try to break up the sentence into possibly Hindi if you are better at it, good at it, and then try to substitute the values there. For example, if I say, A is 3 more than B. If statement is A is 3 more than B, तो more का मतलब होता है ज्यादा। इसका मतलब अगर मेरे पास A है और B है, we know that 3 is more, यानी ये ज्यादा है। Obviously this is less. Now equation का मतलब होता है तराजू, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अब हमें पता है ज्यादा है ये कम है, तो वजन कहाँ डालोगे? कम की तरफ। तो कम की तरफ वजन डालने का मतलब या तो यहाँ पे एडिशन आएगा और या मल्टीप्लीकेशन आएगा, दो ही चीजें आ सकती हैं उसको बढ़ाने के लिए। तो इस केस में मोर है, मोर का मतलब ए ज्यादा है, यानी मुझे ऐड करना है। मोर मतलब यहाँ एडिशन, यही लेस होता, दैट इज मींस सब्ट्रैक्शन। तो अगर मेरे को इक्वेशन बनानी है तो ए इज 3 मोर देन बी, तो बी की तरफ 3 ऐड कर दो। या दूसरा तरीका ये, ए और बी है, ए ज्यादा है तो कम करने के लिए इसमें से 3 कम कर दो, तो भी बात बराबर है। इट गोज हियर। Let's say I say A is 3 times B. A is 3 times B. A है, B है, A ज्यादा है ऑब्वियसली, ये कम है। तो अब वंस अगेन इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पे टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मल्टीप्लीकेशन किधर करेंगे? 3 की तरफ। Right. Now let's say we have sentence like, the cost of 3 chairs and 4 table is 15. So we'll say less cost of 3 chairs. एक चेयर की कॉस्ट मान लो C है, तो 3 चेयर्स की कॉस्ट 3C है। एंड का मतलब होता है एडिशन। द कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स, एक टेबल की कॉस्ट T है तो 4 टेबल इज दिस। इज 53। इज का मतलब होता है, जब सेंटेंस में इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, विच मीन्स इक्वल टू, ये इक्वल टू। तो जब इज आ गया, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, तो इक्वल टू 53। यू फ्रेम दिस इक्वेशन। लेट्स से द सम ऑफ द नंबर फॉर्म्ड by 2 digits and reversing its digit is 54 more than the original number, something like this. So how do you really frame this equation? So framing of equation is like converting English into mathematics. That's the whole idea. If I say the sum of a 2-digit number and its reverse is, let us say 72. The sum of a 2 digits number and its reverse is 88. The sum of the digits is 6. What is the original number?
I'm not sure if the question is correct or not, but then our interest is to frame equations. So how do you write a 2-digit number in variable terms? 10x plus y. Yes. So if you have to write 2-digit number, जैसे हम XYZ लिखते हैं, मान लो 23 लिखते हैं, ठीक है, 23. तो अगर मुझे वेरिएबल्स में लिखना है तो क्या मैं XY लिखूंगा? नहीं, because how do you pronounce this? The pronunciation of this is 23, यानी 20 plus 3. How do you pronounce this? What is the pronunciation of 1, 2, 3? We don't say 1, 2, 3. We say 123 because it is an expanded form 1 into 10 ka square plus 2 into 10 ki power 1 plus 3 into 10 ki power 0. Right? So if at all we are interested in writing XYZ, I would be writing x into 10 ki power 2 plus y into 10 ki power 1 plus z into 10 ki power 0, right? If I were to write xy, I would write x into 10 ki power 1 plus y, right? So the way we write 2-digit number is 10x plus y. The way we write 3-digit number is 100x plus 10y plus z. The way we write 4-digit number a, b, c, d is 1000a plus 100b plus 10c plus d. So that's how you write a 4-digit number. Now in this case, the question is the number formed by 2-digit number and its reverse. तो अगर नंबर मेरा 10x plus y है, तो अगर मान लो 23 का हम रिवर्स करते हैं तो बनता है 32, तो ये बन जाएगा 3 into 10 plus 2. सो रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा 10y plus x. इनका जो सम है वो आपको 88 दिया हुआ है. That means 11 into x plus y is equal to 88. So x plus y is equal to 8. And the sum of the digits. Now, please understand there's a difference between a number and a digit. Now, 23 is a number. It consists of 2 digits, 2 and 3. So the sum of the digit is 5. The number is 23. So sum of the digit is given to me as क्या दिया था? 6. So what is the original number? From here, if you add 2x is equal to 14, so x is equal to 7. So x is equal to 7. So obviously, this is not a correct way of, this is not a correct answer because some of the 2 digits cannot be 6. We need to at least take, let's say 10. मान लेते हैं मैंने इसको 10 बना दिया. ठीक है, तो इसको 10 बना देते हैं 1 मिनट के लिए. मान लेते हैं 10 हो जाता है. If that is the case, so in this case ये मेरा बन जाएगा 18. तो x की वैल्यू बन जाएगी 9. तो y की वैल्यू बन जाएगी 1. ठीक है, तो मेरा नंबर बनेगा 91 and 19. That should be my answer. ठीक है. Obviously this is not correct answer because हम इसका 91 बना नहीं सकते. रिवर्स करेंगे तो 88 आएगा नहीं. ठीक है, so ठीक है, so this is not very correct answer, but that's the point I'm trying to make is how do we frame an equation? So that is the limited point I'm trying to make in this equation. Okay, then you will have these sentences, there's a fraction x and y, let's say there's a fraction x and y. If numerator and denominator are both increased by 1, the new fraction becomes, 7 by 9. If both numerator and denominator are subtracted by 1, the new fraction becomes 6 by 7. What is the original fraction? So that means, let's say the fraction is this. If both numerator and denominator are increased by 1, so this is the new numerator becomes, let's say 8 upon 9. And if both numerator and denominator are reduced by 1, let's say it becomes, 7 by 8. What is the original equation? You are obviously going to cross multiply and solve it. So this is what I mean when I say framing of equation. It is about converting your English language into mathematics. That's the limited point I'm trying to make in this particular case. Then there are always trouble with understanding, these questions on ages. 3 years hence, Ram will become 2 times as old as Shyam. So let's say, somebody says this sentence and it says, 3 years hence, Ram will become 2 times as old as Shyam. So how do we understand this one? So it's talking about 3 years hence, right? 3 years hence. ठीक से लिखा नहीं हुआ. 3 years hence, Ram will, यहाँ पे Ram है.
सो मान लेते हैं आज राम की उम्र R है और श्याम की उम्र S है। कितने साल की बात कर रहे हैं? हेंस का मतलब होता है 3 years हेंस, हेंस मतलब फ्यूचर में। तो 3 साल बाद राम इतने का हो जाएगा, श्याम इतने का हो जाएगा। ठीक है, राम विल बिकम 2 times एज ओल्ड एज श्याम। अब जब ऐसा होगा 3 साल बाद राम की उम्र 2 गुना हो जाएगी, तो ज्यादा कौन है? ज्यादा राम है। तो कम कौन है? श्याम है। तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 2 कहां मल्टीप्लाई करेंगे? यहां पे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? यस सर। 3 years मान लो हेंस की जगह एगो होता तो क्या करते? माइनस कर देते। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप से हमें क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे जब आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, ये फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशंस है। फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशंस के अलावा कुछ और ट्रिकी से क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑलवेज let's say more than the number of equations. I'm just going to read this question for you and I would expect you to answer this question. So let's just see this question. Sunil eats 2 dosas, 3 puris and 2 laddus. The bill amounts to rupees 54. If he eats 5 dosas, 6 puris and 4 laddus, the bills amount to 118. If he eats 3 dosas, 3 puris and 2 laddus, what would Sunil pay? So let us, oops. तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सुनील जो है 2 डोसा, 3 पूड़ी और 2 लड्डूस खाता है और 54 रुपीस देता है। इफ ही ईट्स 5 डोसास, 6 पूरीज एंड 4 लड्डूस, ठीक है, द बिल इज 118। द क्वेश्चन इज, अगर वो 5 डोसा, सॉरी, अगर वो कितना खाता है? 3 डोसा, ठीक है, और इफ ही इट्स 3 डोसास, 3 पूरीज एंड 2 लड्डूस, बताओ कितने पैसे देगा? आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, so Shivam has given, Suman has given. Okay, good. Now, you see, our problem here is that we are having 3 variables and we are given 2 equations and we are required to find out the cost. Now, luckily for us, the question is not asking us to identify the cost of dosa, पूरी एंड लड्डू इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं बोल रहा है वो। हमसे साइमल्टेनियसली 3 डोसा, 3 पूरी और 2 लड्डू की बात कर रहा है। इसका मतलब है somehow we should be able to figure out these values. Now luckily in this case, how do you get 3? You get 3 by subtracting this equation from this equation. So this is correct. So but is it valid for this also? You subtract, yes, you get 3, you get 3. So luckily all we have to do is, this is first equation, this is second equation minus first equation will give me the answer. So this gives me, if you subtract, so basically if I subtract this, so your answer is 118 minus 54. The answer is, most of you have given it rightly, as 64, and you're able to handle. Now sometimes this question is of course very easy because we are able to easily identify. Otherwise we need to somehow multiply first equation with some quantities,
multiply the second equation by some quantity, and either we need to add or we need to subtract, then we will be able to handle such kinds of questions. I want you to take one more question on the similar pattern, and then we can call it wrap it for today. And then I would believe that we will be able to solve questions. सर इस वाले में अगर हम मैट्रिक्स मेथड यूज करें, हाँ कर सकते हो, वंस अगेन व्हाई नॉट, मतलब बट उतनी की जरूरत नहीं है ना करने की इस केस में, तो मैट्रिक्स बहुत बड़ा हो जाता है. Two bats, 3 balls and 4 caps cost ₹46. 3 bats, 1 ball and 6 caps cost ₹62. Find the cost of each ball. So what are we looking here? We are looking the cost of 2 bats. XYZ ले लेते हैं क्योंकि बैट बॉल सेम अल्फाबेट आ गया है, तो मान लेते हैं 2 bats, 3 balls and 4 caps 46. 3 bats, 1 ball, 6 cap as 60. Find the cost of each ball. यानी y की वैल्यू निकालनी. Now, how would you, in this case, he's asking us to find out the value of one of the variables. Now, please understand, this question is so designed that you will be able to find out the value of y, but not the value of x and z independently. How do you understand whether you can find such a value or not? Always look at the coefficients of the values which need not be found. For example, we don't have to find x and z. If you look at the coefficient of x and z, it is 2 and 4. So if you look, x and z is in the ratio of 2 and 4, that is 1:2. Similarly, if you look at the bottom value, the coefficient of x is 3 and coefficient of this is 6, and once again 1:2. So when the ratio of the values which are not to be found, ratio as in the coefficient of the ratios of the value which are not to be found is same ratio, then it is easy for us to always solve this question. Why? Because in that case, these two values can be cancelled simultaneously. As in, if I multiply, let's say, this value by 3, and if I multiply this value by 2, you see I get 6x and I will get 9y and get, let's say I will get 12z is equal to 6 3 is 18, 12 138, and here I'll get 6x plus 2y plus 12z is equal to 120, right? Now, if I were to subtract minus, this cancels, I have 7y is given to me as how much? Question हमें यहाँ पे 60 नहीं है, ये 62 है, so that this is 62. So this is 62. So 124. So this gives me 14. So 7 y की value बन जाएगी 14/7, which is 2. So y is equal to. Now, if the question, can you find out the value of x? No, we cannot find out. Yes, x plus y simultaneously in this ratio can be found out. मतलब मान लो आप बोलो सर इसमें y पुट कर देते हैं, x और z में बनेगा, इसमें y पुट करते हैं तो x और z में बने, कुछ नहीं बनेगा, वो जब कॉमन करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आप समझ लो ट्रिकी कहाँ पे आया. एक तो कैसे क्वेश्चन आए, 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशंस हैं, और आपको तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन निकालना है. इट इज क्वाइट पॉसिबल, जुगाड़ बिठाना है, ऊपर नीचे करना है. देन यू मे ऑल्सो हैव 3 वेरिएबल्स, 2 equations, and you are expected to find the answer to 1 variable. It is also possible, it will be possible when the 2 variables get cancelled simultaneously. And when will they get cancelled simultaneously? When the ratio of the coefficients of those 2 unknown variables are same, they will get cancelled simultaneously. The third possibility that we studied earlier was 1 equation, 2 variable. Of course, there we need to know the value of x and y are integers or some positive number, things like that, and we'll be able to solve those questions. And of course, framing of equations that we have done, and solving of equations at all, if at all we will get where variables are in the denominators, where you have to take one by,
combination of variable in reciprocal needs to be taken as a and b and so on and so forth. You solve for a and b, substitute there, you then again solve for x and y. So that is how you will be able to solve these equations. So that is what I mean when I say framing of equations. That's how it is to be handled. I think that is what I really wanted to cover for today's agenda. I'm sure you are having material and books with you. I want you to solve these questions. Some of the questions, of course, are difficult. Not many questions, but yet some of these questions you may find difficult because of the framing of equation, or the nature of question is such that it is a large question. We need to comprehend that question, frame certain equations, and then get down to solving of equations, right? But I'm sure you will be able to handle majority of this question. You also have solution book with you, right? In case you find trouble, you can always refer to that. However, in this chapter, in your exercise, there is something known as the data sufficiency questions are given. For example, in your first book B exercise, data sufficiency questions are given. Please don't handle it. Don't try to attempt right now, because I will take a class on data sufficiency before you are able to attempt those questions properly, because there are certain rules that we need to follow while solving data sufficiency. Of course, you can try to solve it, but some of the answers you think very strongly are correct, but the answer, the given suggested answer is not matching to what you have brought out. The reason is you need to follow a particular rule. There are certain rules that we need to require. If it is not following the rule, you will get an incorrect answer. So that needs to be taken care of. बताइए, समझ में आई आज की क्लास? हाँ जी सर, आ गई सर, बिल्कुल सर। आशीष, करण, दिव्यम, यस सर, आयुष, सुमन, यस सर, आ गए सर। खुशी, कशिश, गरिमा, भूमि, मुदित। सर हम बोल देते हैं सबकी तरफ से। सर, ना सर, तुम क्यों बोल दोगे भाई? तुम्हें समझ में आ गया इसका थोड़ी ना मतलब है। करण, ऋषिका, बन गई बात? यस सर। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करना है। हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है बताओ? सर मैं करण बोल रहा हूँ सर। बैंकिंग के लिए सफिशिएंट है, इससे आगे भी जो आप ना इससे आगे नहीं, इसका आधा कर देना। अच्छा हाँ, 75%, 50% ज्यादा। जो कल परसों आप कंटिन्यू करेंगे वो तो मुझे फिर जरूरत तो नहीं अटेंड करने की। कौन सी वाली? इसी टॉपिक को आप कह रहे हो ना आगे? नहीं, हाँ वो बाद में आएगा, बहुत बाद में आएगा, वो बहुत बाद में आएगा। उसको स्पेशल इक्वेशन बोलते हैं, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सर। फिर ये आज के लिए जो कराया बस इतने काफी। हाँ, जो आपकी वो बुक है ना इक्वेशंस की, उसके सारे क्वेश्चंस निकलेंगे तुम्हारे लिए, तो सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। ओके सर। जो मैंने कराया उसमें सब क्वेश्चंस होंगे, कुछ नहीं फंसेगा। ओके सर, ठीक है। That should be all from my side then. Let me wrap it up, and I hope that you have understood and you are going to solve these questions. Yes. If you want, I can share this PDF. कुछ गलतियां होंगी, but I can share that if you need. Okay. तुम्हारी भी शेयर कर दो। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कर लेना, देख लेना, ठीक है? सर थैंक यू, गुड नाइट। Okay, bye. थैंक यू सर, गुड sir. नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। Okay, bye. Take care.